हाई स्कूल के सेकंड ईयर के अंतिम दिन मेरे स्कूल में बेसबॉल का मैच था और जैसे ही मेरे दोस्त ने अपने बल्ले को पूरी गति से चलाया तो बल्ला उसके हाथों से छूटकर सीधा मेरी आंखों के बीच में आकर लगा और कुछ क्षण के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे उस समय का कुछ भी याद नहीं। उसका बैट मेरे चेहरे पर इतनी जोर से लगा था कि सेकंड के अंशों में मेरी नाक टूट गई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हो गए और दोनों आंखें अपनी जगह से हिल गई। थोड़ी देर में जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद के लिए दौड़ रहे थे। मैंने नीचे देखा तो मेरे कपड़े लाल रंग से सने हुए थे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी पीठ से शर्ट उतारकर मुझे दे दी और मैंने उससे अपनी नाक से बह रहे खून को रोका। मुझे इस बात का पता नहीं था कि मैं कितने गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ। मेरी टीचर मुझे कंधे से पकड़कर मुझे मैदान से दूर पहाड़ों के नीचे स्कूल की नर्स के पास ले गए। उस समय किसी को भी एहसास नहीं था कि हर मिनट की देरी कितना मायने रख रही थी। जब हम नर्स के ऑफिस में पहुंचे तो सबसे पहले मुझे देखकर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, यह कौन सा साल है? 1998। मैंने उत्तर दिया, यह वास्तव में 2002 था। फिर उन्होंने पूछा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन। मैंने उत्तर दिया, सही उत्तर जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। फिर उन्होंने पूछा, आपकी माँ का नाम क्या है? मैं रुक गया। 10 सेकंड बीत गए। उसके बाद मैंने लापरवाही से कहा, पैटी, और इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि मुझे अपनी माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए हैं। यह आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरे शरीर और मस्तिष्क की सूजन का दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा था और एम्बुलेंस के आने से पहले मैं बेहोश हो गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पहला दौरा आया और फिर मुझे स्वेलिंग और ब्रीथिंग जैसी शरीर की आम क्रियाओं में भी दिक्कत होने लगी और अचानक मैंने सांस लेना भी बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने मुझे उसी क्षण ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया और मेरे इलाज को बेहतर तरीके से करने के लिए उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में रिकमेंड कर दिया और फिर मुझे आईसीयू से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करा जाने लगा। और मुझे जहाँ तक याद है तब एक नर्स मेरे स्ट्रेचर को धक्का दे रही थी और दूसरी नर्स मेरे ऑक्सीजन टैंक को संभाले हुई थी। हॉस्पिटल पहाड़ों पे था तो रास्ता खराब होने की वजह से मुझे धक्के लगने लगे और फिर मुझे दूसरा दौरा आया। तब मुझे हेलीपैड में चढ़ा दिया गया और मेरी माँ, जो कुछ समय पहले ही अस्पताल पहुंची थी, वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। उड़ान के दौरान जब मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं बेहोश हो गया। तब मेरे पिता मेरे घर चले गए और उन्होंने मेरी बहन को समझाया कि आखिर क्या हुआ है। और उसके बाद मेरे पिता मेरे भाई और बहन को रिश्तेदारों और दोस्तों के पास छोड़ने चले गए। मेरे भाई बहन को परिवार और दोस्तों के पास छोड़ने के बाद वह मेरे और मेरी माँ के पास अस्पताल पहुंचे। जब मैं और मेरी माँ अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम हेलीपैड की तरफ दौड़ी और मुझे ट्रॉमा यूनिट की तरफ ले गई। इस समय तक मेरे मस्तिष्क में सूजन इतनी गंभीर हो गई थी कि मुझे बार बार दौरे पड़ने लगे, लेकिन मैं सर्जरी कराने की स्थिति में नहीं था और एक अंतिम दौरे के बाद मैं कोमा में चला गया और मुझे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरे माता पिता इस अस्पताल के लिए अजनबी नहीं थे। 10 साल पहले जब मेरी बहन 3 साल की थी, मेरे घर वालों को पता चला उसे ल्यूकेमिया है। मैं उस समय 5 वर्ष का था। मेरा भाई उस समय 6 महीने का था और 2.5 साल की कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, स्पाइनल टैप्स और बोन मैरो बायोप्सी के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर अस्पताल से बाहर आई। और अब 10 साल बाद कुछ वैसा ही समय मेरे माता पिता के जीवन में लौट आया था। मैं वेंटिलेटर पर था। मेरे माता पिता अस्पताल में बेचैनी से सोते थे। एक पल वे थकान से गिर जाते और दूसरे ही पल वे चिंता से जाग जाते। सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांसें सामान्य हो गई और मैं कोमा से बाहर आ गया। जब मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सूंघने की क्षमता खत्म हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद मेरी सूंघने की क्षमता वापस आ गई। मेरी आंख के सॉकेट में फ्रैक्चर के माध्यम से हवा चली गई थी और मेरी बाई आंख अपनी जगह से बाहर की ओर आ गई, लेकिन मेरी पलकें और मेरी आंख मेरे मस्तिष्क से जुड़ने वाली ऑप्टिक नर्व द्वारा अनिश्चित रूप से अपनी जगह पर टिकी हुई थी। एक आई स्पेशलिस्ट ने कहा कि मेरी आंख धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाएगी, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि इसमें कितना समय लगेगा। मेरी सर्जरी हुई और मुझे अस्पताल छोड़ने की अनुमति मिल गई। फिर मैं टूटी हुई नाक, आधे दर्जन चेहरे के फ्रैक्चर और अपनी डैमेज हुई बाईं आंख के साथ घर लौटा। अगले कुछ महीने कठिन थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जीवन में सब कुछ रुक गया हो। मुझे कई हफ्तों तक डबल विजन की समस्या रही। मुझे सचमुच कुछ भी सीधा नहीं दिख रहा था। इसमें 1 महीने से अधिक का समय लगा, लेकिन अंत में मेरी आंख अपने सामान्य स्थान पर वापस आ गई। मुझे दोबारा कार चलाने में 8 महीने का समय लग गया। मैंने फिजिकल थेरेपी में सीधी रेखा में चलने जैसे पैटर्न का अभ्यास किया। मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी चोट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे क्षण भी आए जब मुझे उदास और डिप्रेशन जैसी भावनाएं फील होने लगी। जब मैं 1 साल बाद बेसबॉल मैदान पर लौटा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे कितनी दूर तक जाना है। बेसबॉल हमेशा से मेरे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। मेरे पिता ने सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए
माइनर लीग बेसबॉल खेला था और मेरा भी पेशेवर रूप से यह खेलने का सपना था। कई महीनों के बाद भी मैं जो सबसे ज्यादा चाहता था वह मैदान पर वापस आना था। लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी आसान नहीं थी। जब सीजन शुरू हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी की बेसबॉल टीम से बाहर होने वाला एकमात्र जूनियर खिलाड़ी था। मुझे जूनियर विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर के छात्रों के साथ खेलने के लिए भेजा गया था। मैं बेसबॉल 4 साल की उम्र से खेल रहा हूँ और जिसने खेल पर इतना समय और प्रयास खर्च किया हो उसके लिए टीम में ना चुना जाना एक अपमानजनक विषय था। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह याद है। मैं अपनी कार में बैठ गया और रेडियो पलटते हुए रोने लगा, एक ऐसे गाने की तलाश में जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। फिर 1 साल बाद मैं एक सीनियर प्लेयर के रूप में यूनिवर्सिटी की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल की 11 पारियां खेली। अपने कमजोर हाई स्कूल करियर के बावजूद मुझे अब भी विश्वास था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ और मैं जानता था कि अगर चीजें बेहतर होने वाली थी तो ऐसा करने के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसके 2 साल बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यह एक नई शुरुआत थी और यही वह जगह थी जहाँ मुझे पहली बार छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चला। डेनिसन ज्वाइन करना मेरे जीवन के सबसे बेहतर डिसीजन में से एक था। मैंने बेसबॉल टीम ज्वाइन की। हालांकि मैं नए खिलाड़ी के रूप में लिस्ट में सबसे नीचे था, फिर भी मैं काफी एक्साइटेड था। मैं जल्दी बेसबॉल टीम में ऊपर आने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपनी आदतों को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करना चालू कर दिया। जबकि मेरे साथी देर तक जागते रहते और वीडियो गेम खेलते, मैंने अच्छी नींद की आदतें बनाई और हर रात जल्दी सोने लगा। कॉलेज में किसी का भी कमरा साफ नहीं रहता, लेकिन मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा रखने का निश्चय किया। ये सुधार मामूली थे, लेकिन इन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास दिलाया। मुझे फिर से आत्मविश्वास महसूस होने लगा और अपने आप मेरा यह बढ़ता विश्वास मेरे कामों में झलकने लगा। और अपने पहले वर्ष के दौरान मैं सीधे ए ग्रेड अर्जित करने में सफल रहा। दोस्तों, हैबिट एक रूटीन या बिहेवियर है जो नियमित रूप से किया जाता है और कई मामलों में ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे जैसे सेमेस्टर बीतते गए मैंने छोटी छोटी लेकिन कंसिस्टेंट आदतें विकसित कर ली, जिनसे अंत में मुझे ऐसे रिजल्ट मिले जो शुरुआत में कल्पना करना संभव था। उदाहरण के लिए, मैंने हर हफ्ते वजन उठाने की आदत बनाई और बाद में मेरा 6 फुट 4 इंच का शरीर 170 पाउंड से बढ़कर 200 पाउंड का हो गया। जब मेरा सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ तो मुझे पिचिंग स्टाफ में प्रारंभिक भूमिका मिल गई। मेरे जूनियर ईयर तक मुझे टीम का कप्तान चुन लिया गया और सीजन के एंड में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुन लिया गया। लेकिन मेरे सीनियर सीजन तक ऐसा नहीं था। मेरी नींद की आदत और शक्ति प्रशिक्षण की आदतें वास्तव में काम करने लगी। मेरे चेहरे पर बेसबॉल के बल्ले से प्रहार करने, अस्पताल ले जाने और कोमा में चले जाने के 6 साल बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी में टॉप मेल एथलीट के रूप में चुना गया और ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिकन टीम में नामांकित किया गया। यह देश भर में सिर्फ 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक मुझे स्कूल रिकॉर्ड बुक में 8 अलग अलग कैटेगरीज में लिस्ट किया गया था और उसी साल मुझे यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर प्रेसिडेंट्स मेडल से भी सम्मानित किया गया। सच कहूँ तो मेरे एथलेटिक करियर में कुछ भी पौराणिक या ऐतिहासिक नहीं था। मैंने पेशेवर तौर पर खेलना कभी खत्म नहीं किया। हालांकि उन वर्षों को देखते हुए मेरा मानना है कि मैंने कुछ दुर्लभ हासिल कर लिया था। मैंने अपनी क्षमता से कुछ अधिक पा लिया था। हम सभी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चोट मेरी थी और इस परेशानी से निकलने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही था। और इस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जो परिवर्तन पहले छोटे और महत्वहीन लगते हैं, वे बाद में उल्लेखनीय परिणामों में बदल जाते हैं। हम सभी असफलताओं से जूझते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। समान आदतों के साथ आपको समान परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन बेहतर आदतों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। शायद दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो रातों रात अविश्वसनीय सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता और मैं निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं हूँ। हॉस्पिटल की बेड में कोमा से एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक की मेरी यात्रा में एक भी ऐसा क्षण नहीं था जिसने मेरी जिंदगी को अचानक बदल दिया हो, बल्कि वहाँ ऐसे कई छोटे छोटे क्षण थे। यह एक क्रमिक विकास था, छोटी छोटी जीतों और छोटी छोटी सफलताओं की एक लंबी यात्रा। मेरी प्रगति का एकमात्र तरीका, मेरे पास एकमात्र विकल्प छोटी शुरुआत करना था और मैंने यही रणनीति कुछ सालों बाद अपनाई जब मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और अपनी पुस्तक द एटॉमिक हैबिट लिखी। दोस्तों, अगर आप डेली अपनी आदतों को 1% से इम्प्रूवमेंट करते हो तो साल के अंत में इसका रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक होता है, जो होता है 37 गुना। इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।